एंड दिस इज़ मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इसके रिगार्डिंग हमने जो है पैसेज ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन और थोरेसिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, कितना परसेंट एब्डोमिनल पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कितना थोरेसिक रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन बॉडी। आज का हमारा टॉपिक है, मतलब सब हेडिंग है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन और CO2, यही तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। तो ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, ये कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, क्यों होता है, और जो है कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू ब्लड, है ना। ब्लड के साथ हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट के राइट आर्टियम में, और राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में। ये पैसेज है ब्लड का। तो ब्लड जब जिस रूट पर ब्लड फ्लो होगा, उसी रूट पर, उसी रास्ते से हमारी बॉडी में गैसियस का एक्सचेंज होगा। O2 और CO2 का ट्रैवल भी उसी रास्ते पर होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जिस रास्ते से हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है, ब्लड ट्रैवल करता है, उसी रास्ते से O2 और CO2 भी ट्रैवल करेगी। लेकिन राइट आर्टियम में जो ब्लड आता है पूरी बॉडी से, वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं आता, वो CO2 को लेकर आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी वेन द्वारा वो जाता है लंग्स में, और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है और उसमें CO2 आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब इंस्पिरेशन में CO2 लेते हैं, वो लंग्स में जाती है और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो फिर उस जो हमने रेस्पिरेशन में एयर लिया, उसकी ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और ब्लड की CO2 जो वापस छोड़ने वाली हमारी एयर है उसमें आ जाती है। तो हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के साथ हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में जाती है, और हार्ट से जो है सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाती है। ये ट्रैवल होता है, ये ट्रैवलिंग वे है किसका? गैसेस का, O2 और CO2 का हमारी बॉडी के अंदर, है ना। O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है भाई डायरेक्ट तो होगा नहीं, सिर्फ एकदम डायरेक्टली जो है हीमोग्लोबिन के साथ थोड़े ना होगी। उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। जैसे हीमोग्लोबिन में Hb के साथ O2 बाइंड होता है, तो Hb O2 बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये कितने परसेंट होता है? 97% से 98% तक O2 का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। उसमें 97% टू 98% तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और 2 to 3% ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में होता है इन प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा में 2 to 3% ऑक्सीजन कैरी की जाती है डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन, है ना, बॉडी सेल्स के लिए, ठीक है। और इसमें एक हाई प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, हाई पार्शियल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन पल्मोनरी कैपिलरी और ब्लड में जो है जाती है। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू द डिफरेंट टिश्यू, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब देखिए ऐसे समझिए इसको, जब लंग्स से हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लंग्स में, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की, कितने परसेंट? 98%, और 2 to 3% प्लाज्मा के साथ बाइंड की। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आया, हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में चला गया, है ना। तो जो है हम एक नॉर्मल पर्सन में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के साथ बाइंड होती है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml के साथ बाइंड होती है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। इसको ध्यान से समझिए,
15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के साथ बाइंड करेगी, और 1 ml 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना वो है ऑक्सीजन? 1.34 ml. So in average 100 ml blood carry approximately 20 ml ऑक्सीजन। 1 पॉइंट भाई कैसे निकालेंगे भाई? 15 ml 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड होता है भाई। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम में 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड होती है ना। और 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑफ O2, अप्रोक्सीमेटली 20 ml होता है, एग्जैक्ट जो 19.4 ml होता है एग्जैक्टली। हैंस अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात है, और 500 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। समझ रहे हैं? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के साथ कैरी करता है, 15 ग्राम, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml ब्लड में 20 ml हीमोग्लोबिन होता है उसके अकॉर्डिंग, और एग्जैक्टली 19.4 होता है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं अंडर स्ट्रेनियस स्ट्रेन्स की कंडीशन में, द मसल विल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं मोर ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं ना। हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का रेट बढ़ जाता है तो हम जल्दी से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू फॉल्स, पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कम हो जाता है, इसलिए तो रिजल्ट ये होता है कि उसमें ओनली 4.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड रुक रहती है, इसलिए अबाउट 15 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व होता है। अब नेक्स्ट क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो है सिग्मोइड शेप्ड होता है। ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये इसको दिखाता है। किसके अकॉर्डिंग, किसके में दिखाते हैं? ग्राफ के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को हम दिखाते हैं, तो उसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ये जो है ऑक्सीजन कितनी जब आर्टरी में होगी तो ज़्यादा क्या होगा? PO2, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वेन में PO2 कम होगा, वेन में PCO2 ज़्यादा होगा, और आर्टरी में PCO2 कम होगा, है ना। इट्स डिपेंड अपॉन द PO2 इन द ब्लड एंड PO2 इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग्स इज अबाउट 95 to 97 mmHg. At this end, PO2 hemoglobin is about 97% saturated with oxygen. मतलब मान लीजिए PO2 जो है 50 है, तो इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन के साथ 50% O2 बाइंड हुई है, और जब ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके जो है दोबारा हार्ट में आके तब बॉडी पार्ट्स में जाता है ना। जब लंग्स से निकलता है तो उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 97 to 98%। तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ? 97 to 98%। इट मीन्स कि जो ब्लड लंग्स से निकला है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 97 और 98, मीन्स उस ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन 97-98% बाइंड हुआ है, और 3% जो बचता है वो किसके साथ बाइंड होता है? प्लाज्मा के साथ, है ना। इंक्रीज P50, है ना, इंक्रीज P50 डिक्रीज द व्हाट डिक्रीज? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जो मैंने अभी बताया था, P50 डिक्रीज एफिनिटी, P50 बढ़ेगा, है ना, और
ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा, PO2 बढ़ेगा, है ना, और pH कम होगा, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी विद हीमोग्लोबिन डिक्रीज। PO2 in deoxygenated blood return from the body tissue is about only 40 mmHg. At the PO2, hemoglobin is only 70% to 75 saturated with O2. समझ रहे हैं कि जो ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से घूमने के बाद, डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद आता है घूमकर राइट ऑरिकल में, राइट आर्टियम में, उसमें 70 to 75% ऑक्सीजन सेचुरेटेड होता है। मतलब कि 97 से था ना, 98% था, तो बचा कितना? 70 to 75%। तो 97 से 70 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 27 इधर हुआ, और 98 से अगर 70 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 28 हुआ। तो मतलब कि 27 to 28% ऑक्सीजन यूज हो जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ जो हमारा रेशो है वो 21 के आसपास है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन PO2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय कर्व called oxyhemoglobin dissociation curve, which is typically sigmoid due to the relationship. In other words, this curve shows how oxygen is loaded and unloaded due to partial pressure. This curve is depend on PO2 and PCO2 temperature and pH. भाई जैसे ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, PCO2 इंक्रीजेज, और जो है pH जो है डिक्रीज होगा, और जो है PO2 की एफिशिएंसी कम होगी। और जब टेम्परेचर कम होगा, PCO2 भी कम होगा, और pH बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ेगी। The curve is very useful to study the effect of factor like PO2, H ion concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin. ये जो कर्व है किस लिए होता है? किसके ट्रीटमेंट में हम इसको पढ़ेंगे, या किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए किसकी कितनी क्वांटिटी है? PO2 की बाइंडिंग को, H आयन की कंसंट्रेशन को O2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ हमको शो करता है। बोहर इफेक्ट क्या होता है? वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ CO2 अल्टर द pH ऑफ एंड इट्स अफेक्ट द ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। बोहर इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और pH का इफेक्ट ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने पर बोहर इफेक्ट कहता है ना। जैसे कि हमने जैसे जो अभी 97-98% हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था, और जब जो है PO2 और PCO2 की बात आ रही थी तो 70 to 75% जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर निकल रही थी, तो ये 27-28% आ रहा था। और वैसे भी जो है 69% हम जो है O2 लेते हैं इंस्पिरेशन में, और 20% यूज़ होती है, और 48% हम जो है बाहर छोड़ देते हैं, है ना। ये हमने पहले पढ़ चुके थे। और जैसे कि बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर इफेक्ट जो घटना होती है वो टिश्यू फ्लूइड में होती है। O2 और हीमोग्लोबिन का एक्सट्रैक्शन कम हो जाता है बोहर इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो है ताप बढ़ता है, pH कम होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, pH घटेगा, PCO2 बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन घटेगी। ये बोहर इफेक्ट कहलाता है। ये टिश्यू फ्लूइड में होता है। और हेल्डन इफेक्ट क्या होता है? हेल्डन इफेक्ट लंग्स में होता है ना। इसमें हेल्डन इफेक्ट देखिए, बोहर इफेक्ट को पढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 अल्टर द pH एट इट्स affect the oxygen binding of hemoglobin. In an acidic medium, oxygen split more readily from hemoglobin. This effect is increased acidity on the hemoglobin is called Bohr effect, named after the Dinesh
Danish physiologist Christian Bohr. The Bohr effect facilitated the release of O2 from oxyhemoglobin in the tissue fluid में होता है, where CO2 produced lower pH कम है और fetus है हीमोग्लोबिन डज नॉट शो बोहर इफेक्ट। फीटस में जो है फीटस जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन बोहर इफेक्ट शो नहीं करती। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the oxidation of food, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म डिफ्यूज आउट इन द सेल टू कैपिलरीज वेयर इट्स ट्रांसपोर्टेड इन 3 ways। भाई हीमोग्लोबिन 2 तरीके से होती है, प्लाज्मा में 2 to 3%, 97 to 98% हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है डिजोल्व फॉर्म में, जैसे एज डिजोल्व गैस बिकॉज ऑफ इट्स हाई सोल्युबिलिटी अबाउट 7% कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजोल्व इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज कैरीड इन सोल्यूशन फॉर्म ऑफ लंग्स। 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रैवल करती है ना। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लाज्मा के साथ बाइंड करके ट्रैवल करती है। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। पर एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को एल्वियोलाई को डिलीवर करता है। डीऑक्सीजनेटेड वीनस, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या, वेन में ट्रेवल करेगा, जो कि एक बस एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी है ना। वेन में PCO2 40 mmHg होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आर्टरी, और वहाँ पर जो है PCO2 40 होता है। About 2 to 2.7 ml and 2.4 ml of CO2 per 100 ml of blood dissolve in state in प्लाज्मा रेस्पेक्टिवली है ना। 7% प्लाज्मा के साथ जो है ट्रेवल करता है, 2.7 to 2.4 पर 4 ml जो है प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। हैंस अबाउट 0.3 2.7 minus 2 400 ml 0.3 ml of CO2 transported per 100 ml of blood in dissolved state in blood plasma. This is about 7% of all the CO2 transported by blood from tissue to lungs है ना। और सेकेंड फॉर्म क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवल बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में 23% के आसपास। बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ये 70% के आसपास ट्रेवल कर। दिस डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है ना। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, so in blood plasma but occur very rapidly inside RBC because zinc containing enzyme, there is a zinc containing enzyme, the carbonic anhydrase। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसी की प्रेजेंस में ये सब होता है। presence in RBC accelerate its rate about 5000 टाइम। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन जिंक कंटेनिंग एंजाइम क्या होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम RBCs में होती है, जो इस रिएक्शन के रेट को 5000 टाइम बढ़ा देती है। ड्यू टू दिस अबाउट 70% ऑफ CO2 अबाउट 2.5 ml per 100 ml of blood received by blood from the tissue enter the RBC where it reacts with water to form carbonic acid H2CO3। RBC contain a very high concentration of carbonic anhydrase, minute quantity of some enzyme and presence in plasma as well. The enzyme facilitate the following reaction। CO2 जब H2O से बाइंड होते कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोबारा से रिएक्शन करता है तो HCO3 माइनस और H प्लस में हो जाता है। ये जो H प्लस है, H प्लस क्या करता है, RBCs में जाकर pH मेंटेन में हेल्प करता है।
है ना। ऑलमोस्ट एज रैपिडली एज फॉर्म ऑल कार्बोनिक एसिड ऑफ आरबीसी डिजोल्व इन हाइड्रोजन एंड carbonate ion H2CO3. Most of the hydrogen ion can combine with the hemoglobin in the hemoglobin because hemoglobin is a powerful acid base buffer. In turn, many of the carbonate ions diffuse into the blood plasma while chloride ion diffuse into the RBCs. Now I explain. ज़्यादा हो गया ना, आपको समझ नहीं आया, समझा। जो हाइड्रोजन आयन H+ आयन निकलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 + H2 जब रिएक्ट करता है तो वो जा कर के आरबीसीज के पीएच को मेंटेन करते हैं। आरबीसी जो है एसिड बेस बफर होता है, कार्बोनिक एसिड डिफ्यूज हो जाता है। वह क्लोराइड आयन जो आरबीसीज में क्लोराइड आयन जब ऑक्सीजन जाएगी आरबीसीज में और आरबीसी से क्लोरीन जो है बाहर आ जाएगी, तो इसको जो है bicarbonate ion carry protein of RBC membrane that move their two ions in opposite direction and rapidly varieties. Thus, the chloride content of venous deoxygenated RBCs is greater than that of arteries ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आरबीसी जो है आर्टरीज से भी ज़्यादा होती है। इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। किसको? ऑक्सीजन का आरबीसी में जाना और आरबीसी से क्लोरीन का आना, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। ओके, आज के लिए हम लोग आई थिंक इतना ही रखते हैं, बाकी आगे कल पढ़ा जाएगा। ये क्लोराइड शिफ्ट को हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। दिस इज़ विजन क्लासेस। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much.